हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। मैं नित्या आज इस वीडियो में लेके आई हूँ टेक्निक्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में मैंने कवर करवाए थे आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और टेलर ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्निक्स एंड क्रिटिसिज्म। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है? टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स थी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने दी थी? फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, थर्ड है वर्क स्टडी, फोर्थ है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड फिफ्थ है मेंटल रिवॉल्यूशन। राइट। एंड वर्क स्टडी में चार स्टडी सामने निकल के आती हैं, दैट इज फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। नाउ फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डील करता है किससे? सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। ठीक है, टेलर ने बोला था कि प्लानिंग को अलग रखो, काम को अलग रखो। ठीक है, जो काम को सुपरवाइज कर रहा है वो होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, जो प्लानिंग को सुपरवाइज कर रहा है वो प्लानिंग इंचार्ज। तो इसमें बेसिकली कौन है? टोटल 8 लोग काम करते हैं, 8 लोग सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो 4 लोग अंडर में होते हैं प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में एंड 4 लोग हैं टोटल प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर। और ये क्या है? अपने अपने तरीके से वर्कर्स को गाइड करेंगे। ठीक है, वर्कर्स को देखेंगे और कि वर्कर्स जैसे इंस्ट्रक्शन वाला देखेगा कि कैसे इंस्ट्रक्शन देना है वर्कर्स को, रूट वाला रास्ता दिखाएगा कि किस हिसाब से काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में देखा जाएगा कि कितने घंटे में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, कितने कितने स्पीड से काम किया जा रहा है, जितने भी ओवरऑल इक्विपमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी है या नहीं, ये गैंग बॉस के अंडर में आ जाएगा। एंड जो मशीन्स है वो रिपेयर्स हैं या नहीं है। इंस्पेक्टर मतलब जितने भी वर्कर्स हैं एक्टिविटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने अपने एरिया में ये लोग बॉसेस हम लोग कह सकते हैं कि ये बॉसेस हैं जो वर्कर्स की एक्टिविटीज को देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और अपने अपने तरीके से इन लोगों को गाइड करेंगे, देखेंगे। राइट। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। प्लानिंग इंचार्ज क्या करता है? A planning in charge is responsible for the formulation of policies, strategies and procedures of operational activities। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, स्ट्रैटेजीज बनाना, प्रोसीजर्स देखना। एंड टू सिंप्लीफाई द वर्क फॉलोइंग 4 क्लर्क्स आर अपॉइंटेड अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। ठीक है, 4 क्लर्क को अपॉइंट किया गया है प्लानिंग के अंडर, जैसे कि मैंने अभी बताया था। दैट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी। ठीक है, फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन। The instruction card clerk will determine and how and direct the work has been performed। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि कैसे काम करना है, ये वाली इसकी जिम्मेदारी क्या है? वर्कर्स को गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देते रहना टाइम टू टाइम, जिससे कि उनसे कोई गलती ना हो। ठीक है, रूट क्लर्क ये रास्ता दिखाएगा। A route clerk will decide what all is to be done and steps which are to be taken to perform a particular task। किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या आपको किस रूट पे जाना है, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लिए जाने चाहिए। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, द पर्सन हु डिटरमाइन द टाइम लिमिट इन विच द वर्क इज टू बी कम्प्लीटेड। आपको जिस टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना है वो टाइम डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में आपका काम कंप्लीट हो रहा है नहीं, वर्कर्स का काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये सब जिम्मेदारी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की रहेगी। देन डिसिप्लिन से काम किया जा रहा है कि नहीं, इज अ क्लर्क हु एंश्योर डिसिप्लिन फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसिप्लिन क्या कहते हैं कि जितने भी आप काम करो, जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब आपके डिसिप्लिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर कौन कौन है? इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड डिसिप्लिन। ऐसे ही है प्रोडक्शन इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज नीड्स टू टेक ऑन द ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। जितनी भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं उसका जिम्मा पूरा प्रोडक्शन इंचार्ज के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें भी 4 क्लर्क असाइन किए गए हैं जिनको हम 4 बॉसेस भी कह सकते हैं, सुपरवाइजर्स भी कह सकते हैं, जो अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट हैं, जो वर्कर्स को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन ऑन टाइम। टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। नाउ गैंग बॉस, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट, टूल्स एंड एसेसरीज। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट, टूल्स या एसेसरीज है या भी नहीं है काम के लिए, वो सब जिम्मेदारी होती है गैंग बॉस की। रिपेयर बॉस, ठीक है, जितने भी मेंटेनेंस का काम है, ओवरहॉलिंग का काम है, टूल्स एंड मशीनरी, प्रोडक्शन में जितनी भी मशीन्स यूज़ की जाने वाली है उनका प्रॉपर तरीके से देखना कि रिपेयर है या नहीं, क्योंकि काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्टर, द इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring दैट ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन द प्लान्ड मैनर।
कि जो भी चीज़ें आपने प्लान करी है, जो भी सिस्टमैटिक तरीके से आपने चीज़ों को सोचा है, वो काम हो रहा है या नहीं, उस हिसाब से सारी एक्टिविटीज़ कौन देखता है? आपका इंस्पेक्टर, ठीक है? एंड ही और शी ऑल्सो चेक वेदर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर एज पर द स्टैंडर्ड और नॉट, ठीक है? कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं। तो ये चारों के चारों अपने अपने एरियाज में वर्कर्स को गाइड करते हैं, देखते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं कि प्रॉपर तरीके से ये लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप, यही प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है, राइट? नाउ सेकेंड टेक्निक है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर का ये कहना था कि काम को सिंप्लीफाई कर दो, कोई भी काम हो स्टैंडर्ड तरीके से हो, ठीक है? क्या है? टेलर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी फिक्स स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग। टेलर का ये मानना था कि हर चीज़ के लिए पहले से कोई फिक्स स्टैंडर्ड तय होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल हो, प्रोसेस हो, मशीनरी हो या वर्किंग कंडीशन। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हो, तो उसका पहले से एक फिक्स स्टैंडर्ड तय हो, जिससे क्या है ना, आपके टाइम एंड कॉस्ट की बचत हो। दिस इज टू सेव द टाइम एंड कॉस्ट एंड ब्रिंग इन स्पेशलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर चीज़ें पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी आपके पास, तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? नाउ थर्ड है वर्क स्टडी। इसमें बेसिकली क्या क्या है, वर्क स्टडी को इंक्लूड करता है एनालिसिस ऑफ वर्कर्स फैटिग, मेथड्स, वर्क ड्यूरेशन एंड मोशंस, ठीक है? वर्कर्स के जितनी भी फैटिग स्टडी है, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, इन सारी स्टडीज को एनालिसिस किया गया है, तो इनको देख लेते हैं हम। नाउ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या बोला है टेलर ने? देयर शुड बी अ फिक्स प्रॉपर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एवरी वर्क, ठीक है? आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके लिए एक फिक्स प्रॉपर टाइम पहले से तय होना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि काम अगर टाइम पे होता है, तो जिससे टाइम मैनेजमेंट दिखता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्क टेलर का यही चाहते थे कि वर्कर्स जो भी काम करें, ठीक है, पहले से तय करके रखें कि भाई हमें इतना काम इतने घंटे में निपटाना है, उनके लिए पहले से टाइम तय किया गया हो, ठीक है? अगर वो ऑन टाइम काम करते हैं, तो इससे टाइम मैनेजमेंट दिखता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? मोशन स्टडी। मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ वर्कर्स फॉर डूइंग वर्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनटू अ फैक्ट्री। उनका ये था कि भाई जो वर्कर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अननेसेसरी इधर उधर ना हो। ऐसा रहता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो कुछ वर्कर्स बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, लेकिन कुछ सोचते हैं कि भाई हम तो थोड़ा कम काम करें, हमें सैलरी तो अनदर वर्कर्स के हिसाब से ही मिलेगी जितने दूसरों को मिल रही है, तो हम इतना काम क्यों करें, ठीक है? तो उनका यही था कि भाई इधर उधर ना होकर, इधर उधर टाइम पास ना करके आप लोग और प्रॉपर तरीके से काम करो फैक्ट्री में, ठीक है? जिससे टाइम भी बचे और एफिशिएंसी भी बढ़े, ठीक? फैटिग स्टडी क्या कहती है? इट इंडिकेट्स दैट देयर शुड बी प्रोविजन फॉर रेस्ट बिटवीन वर्क। काम के दौरान एक रेस्ट का प्रोविजन भी होना चाहिए, ठीक है? अगर वर्कर कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, अगर उनको रेस्ट नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनकी एफिशिएंसी घटेगी, ठीक है? रिड्यूस होगी। सो देयरफॉर रेस्ट शुड बी गिवन व्हेन द रेस्ट इज अलाउड, ठीक है? जहाँ भाई आराम करने की ज़रूरत है, वहाँ आराम भी करना चाहिए, जिससे क्या है ना, वर्कर्स अगर थोड़ा रेस्ट कर लेगा, तो वो दोबारा फुल कैपेसिटी से काम कर सकता है। ना मेथड स्टडी। The managers come across numerous ways of performing a particular task or carrying out the production of goods and services, ठीक है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हो रहे हैं, उसके लिए एक बेस्ट मेथड चूज होना चाहिए, ठीक है? आउट ऑफ दिस पॉसिबल मेथड, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे विच इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड अ मेथड स्टडी, ठीक है? मेथड स्टडी यही कहती है कि भाई आप जो भी काम करो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम होते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो बेस्ट मेथड है वो सामने निकल के आए, ठीक है? वर्कर्स जो भी काम करे बेहतर तरीके से करे, बेस्ट मेथड से करे, जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन है वो बढ़े, ठीक है? जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंसी भी बढ़े, राइट? तो ये जो कुछ स्टडी थी वर्क स्टडी में, जो उन्होंने टेलर ने दी थी। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें क्या बोला उन्होंने टेलर ने? द वेजेस पेड टू द वर्कर शुड बी बेस्ड ऑन देयर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ पीसेस लेबर कैन मैन्युफैक्चर इन गिवन पीरियड। वही था कि जो जितना प्रोडक्शन दे सकता है, जो जितना ज़्यादा काम कर सकता है, उनको उस हिसाब से पैसा देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी चीज़ का पहले से, मतलब जितने भी वर्कर्स हैं उनको सब सेम तरीके से वेज मिले, नहीं। जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, जितना ज़्यादा यूनिट काम करेगा, उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर किसी ने 10 यूनिट में से 5 यूनिट करके दिया, 6 यूनिट करके दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा दे रहा है, तो उसको हिसाब से उसको पैसा भी उतना ही मिले, ठीक है?
A standard number of unit of production should be determined and the wages should be decided accordingly. ठीक है, एक standard number of unit of production पहले से determine होता है और उसको wages भी उसके accordingly दिया जाए. If a worker is unable to produce the usual quantity, then some amount will be deducted. अगर आप काम कम करके दिखाओगे उन्हें तो पैसा भी आपका काट दिया जाएगा. ठीक है, उतना आपको remuneration नहीं मिलेगा. However, if a worker produces more than the standard number of unit, he or she will be liable for additional compensation. ऐसा भी होता है कि अगर आप जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपको बताई गई है कि भाई आपको इतनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देनी है, उससे ज़्यादा भी अगर वर्कर्स करके देते हैं तो उनको एक एडिशनल कंपनसेशन भी दिया जाता है. ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में टेलर का यही कहना था कि जितने वर्कर्स जिस हिसाब से यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देंगे, जितना ज़्यादा काम करके देंगे, जितना ज़्यादा आउटपुट देंगे, उनको वेजेस, उनको पैसा भी उस हिसाब से दिया जाए. ठीक ना, मेंटल रिवॉल्यूशन. Taylor gave a powerful concept on changing the perception of both the employees and management, and here both of them work in collaboration and consider themselves as a family. And he said to achieve the organization goals efficiently, there must be proper coordination and understanding among the workers and the management. वही बात है, मेंटल रिवॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट के बीच में. अगर इन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठता है, ठीक है, अगर ये एज अ फैमिली कंसिडर करते हैं, तो जिससे क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं एफिशिएंटली तरीके से अचीव होते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठता है, अगर आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो काम भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है. ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो टेलर ने दी थी. अब हम देख लेते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म. ना, क्या क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिली थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में. बहुत सारे स्कॉलर्स थे जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी इसकी एंड बहुत शॉर्टकमिंग्स देखने को मिली वर्कर्स की साइड से भी एंड एम्प्लॉयज़ की साइड से. क्योंकि देखो, ये बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से इस थ्योरी में फॉलो किए गए थे टेलर के द्वारा. टेलर ने बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करवाने की बात कही थी. तो वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू के साइड से भी चीज़ें क्रिटिसाइज हुई हैं, एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साइड से भी हुई. तो एक तो सबसे पहले था वर्कर्स की साइड से मोनोटोनी. एक ही एक मेथड को यूज़ करा था. ठीक है, जब जब भी कोई नया एक मेथड आता था उसको लंबे समय तक उसको यूज़ करते थे, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को उनको नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डिप्लीट हुई. ठीक है, कोई नो ट्रेड यूनियंस के लिए कोई स्कोप नहीं था. जो वर्कर्स थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए अपने अपने तरीके से, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती थी, जिसकी वजह से ओल्ड टेक्निक्स को हटाकर नई टेक्निक्स को अपनाना. ठीक है, एंड एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा था. स्ट्रेस लेवल इतना हो गया था कि उनकी हेल्थ पे गलत अफेक्ट पड़ा था. ठीक है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे वर्कर्स की साइड से. ठीक है, एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था. ठीक है, जो भी मशीन्स और टेलर कहते थे कि आप मशीन्स लेके आओ, नई नई मशीन्स का हम यूज़ करेंगे, तो वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया था ये प्रोसेस. ठीक है, और जो भी मशीन्स यूज़ की जाती थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी. ठीक है, और मेन फोकस उनका होता था ओवर प्रोडक्शन पे. ठीक है, प्रोडक्शन ही देखना है. मतलब जो टेलर का जो मेन कंसर्न था सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो. तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस और इतना स्ट्रिक्ट एंड इतना फॉर्मल माहौल में वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के साइड से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, क्रिटिसाइज की गई थी. और बहुत सारे स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था. ठीक है, जिसकी वजह से वर्कर्स ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और एम्प्लॉयज़ ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे. तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.